हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज अनदर चांस टू वर्क ऑन योर गोल्स। यानी कि हम सोचते हैं कि पास्ट में हमारे साथ ऐसे हो गया या मैं फेल हो गया या मेरा फ्यूचर पता नहीं कैसे होगा। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेके हम आज का जो हमारे पास एक मौका है ना, हमने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का, फ्यूचर को अच्छा करने का, उसको खो देते हैं। ठीक है, तो आज हर दिन सुबह उठो तो ये सोचो कि आज मेरे को एक और दिन मिल गया, एक और मौका मिल गया अपने फ्यूचर को अच्छा करने का। ठीक है, और पुरानी चीज़ों से निराश होने की बजाय ये सोच के आगे बढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पास्ड बाय द पार्लियामेंट The Cinematographer Amendment Bill 2023 ticks the right boxes। यानी कि हमें पता चल गया कि संसद भवन से, हमारे देश के पार्लियामेंट से एक नया अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जिसका नाम क्या है, सिनेमाटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023। और ये क्या करता है, ये सभी मानदंडों को पूरा करता है जो भी किए जाए थे ना कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को राइट बॉक्स टिक करता है, राइट टिक करता है, यानी कि सभी मापदंडों को पूरा करता है। मोस्टली फॉर द फिल्म इंडस्ट्री विच हैज़ टाइम एंड अगेन flagged the issue of unauthorized recording and exhibition of films causing huge losses। और ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने का एक मापदंड रखता है कि जो कि उन्होंने इश्यूज बार बार बताए हैं कि भाई अनऑथराइज रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। हमने देखा होगा, कभी आप कोई मूवी यूट्यूब पे सर्च करो तो क्या होता है कि उसका हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो स्क्रीन है वो शायद किसी थिएटर की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है या फिर कंप्यूटर की किसी की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है, राइट। तो वो चीज़ क्या है, अनऑथराइज रिकॉर्डिंग है और फिर उसको वो लोग यूट्यूब जैसी कम्युनिटीज़ पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो एक्चुअल फिल्म है। अब कई लोग तो चाहते हैं कि भाई वो अच्छा व्यू, अच्छा सब कुछ देखें, लेकिन कई लोगों को सिर्फ स्टोरी से मतलब होता है कि हम शायद नहीं अफोर्ड कर पाएंगे थिएटर जाना, मूवी थिएटर या मल्टीप्लेक्स जाना या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन खरीदना, तो बेटर है कि चलो कोई नहीं, यही देख लेते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। The crackdown on film piracy seeks to address these long-standing concerns। अब ये जो क्रैकडाउन आया है, यानी कि ये नियंत्रण की जो कार्रवाई करने लगे हैं, नियंत्रण करने लगे हैं फिल्म पायरेसी को, ये ऐसा माना जा रहा है कि जो ये लॉन्ग स्टैंडर्ड, बड़े लंबे समय से जो ये पेंडिंग कंसर्न्स थे, ये उन सबको सॉल्व कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। Piracy will be a criminal violation inviting stringent fines and imprisonment। अब इसके तहत में क्या हो जाएगा, पायरेसी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अब इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, फाइन्स भरवाए जाएंगे, कठोर फाइन्स लगाए जाएंगे और जेल की सज़ा भी हो सकती है। द पनिशमेंट कैन बी अप टू 3 years in prison। और जो इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं वो 3 साल तक की सजा हो सकती है। अ फाइन अप टू 5% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म और बोथ, या फिर 5% जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, आपको पता है मूवीज की प्रोडक्शन कॉस्ट करोड़ों में आती है, तो उसका 5% जुर्माने के तौर पे, या फिर 3 साल की सजा, या फिर दोनों हो सकता है, राइट। देयर आर ऑल्सो provisions to curb the transmission of pirated film content on the internet। अब क्या है, अब इसमें ये भी प्रावधान बताए हैं कि हम इंटरनेट पे, यानी कि यूट्यूब या जो ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे पायरेटेड कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। उसके ऊपर भी अब एक प्रावधान ला दिया गया है, पनिशमेंट का, उसको रोकने के लिए भी प्रावधान लाया गया है। The Information and Broadcasting Minister has asserted that Piracy is like cancer and this legislation will uproot it। बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, asserted मतलब जोर देना, जोर दिया है कि पायरेसी कैंसर की तरह है। ठीक है, और ये जो प्रावधान आया है, ये जो संशोधन आया है, इससे ये जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। However,
मच वुड डिपेंड ऑन द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दैट आर पुट इन प्लेस। लेकिन ज़्यादा ये अब ठीक है, नियम तो बहुत सारे बनते हैं हमारे देश में, है ना, बहुत सारे नियम बने हुए हैं, बट क्या अगर वो सारे नियम सही तरीके से पालन हो पाते हैं? तो वो यही कह रहे हैं, अब इनका सबसे ज़्यादा मुख्य कंसर्न है कि ठीक है आपने लॉ बना दिया, बट किस तरीके से आप उसको एनफोर्स करेंगे, किस तरीके से वो एक्शन में लाया जाएगा, ये बताएगा कि आगे हम इस चीज़ को जड़ से उखाड़ पाए हैं नहीं उखाड़ पाए हैं। ठीक है, The bill expands the range of age ratings available to the Central Board of Film Certification. अब Central Board of Film Certification को जो एज रेंज है, ठीक है, एज रेंज यानी कि कोई फिल्म होती है R रेटेड, कोई फिल्म होती है A रेटेड, है ना, कोई फिल्म चिल्ड किड्स स्पेशल फिल्म होती है, तो वो रेटिंग सेक्शन जो है एज का, उसमें भी अब रेंज बढ़ा दी गई है। ठीक है, विच क्लियर्स फिल्म्स फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, जो कि फिल्म्स को पब्लिक डोमेन में प्रचारित होने की परमिशन देता है कि हाँ ठीक है, इसको सर्टिफिकेट मिल गया, ये आगे जा सकती है, नहीं इसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें आप यहाँ पे बोलते ना, उसने सेंसर बोर्ड ने कट्स लगा दिए मूवी में, इतने कट्स लगा दिए, उसके बाद मूवी रिलीज की जाएगी। तो ये चीज़ क्या कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। द 3 न्यू कैटेगरीज आर रिकमेंडेटरी मार्कर्स। अब 3 जो न्यू कैटेगरीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने सुनिश्चित कर दिया कि ये 3 कैटेगरीज होंगी ही होंगी, ये रिकमेंडेटरी हैं, मार्कर्स हैं, रिकमेंडेटरी मार्कर्स हैं कि इन 3 कैटेगरीज में भी अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, इनको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। meant for parents to consider whether children should view a particular film। अच्छा, ये recommendatory markers उनके लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए है कि भाई आप देख लो ये इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है, आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को ये फिल्म दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, in its 2021 version the bill allowed the center to make the CBFC re-examine films already cleared by it। अब 2021 में भी एक आया था संशोधन, तो उस बिल में क्या कहा गया था कि सेंटर सरकार ने CBFC को ये मंजूरी दे दी थी कि आप किसी भी फिल्म को जो आपसे पहले, आप मतलब सपोज करो CBFC के मेंबर्स भी चेंज होते रहते ना, तो मान लो कि पहले A, B और C के मेंबर थे, इन्होंने कोई L नाम की फिल्म थी, उसको ना 5 साल पहले परमिशन दे दी थी, क्लियरेंस मिल चुका था, अब ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन अब इसके 5 साल तक का इसको सर्टिफिकेट मिला क्योंकि उसमें टाइम पीरियड था कि इतने टाइम तक वो वैलिड रहेगा। फिर क्या हुआ कि अब XYZ आ गए और सिनेरियोज देश के थोड़े से चेंज हो गए, अब उनके अनुसार जो है कि ये L फिल्म जो है ये सर्टिफाइड नहीं होनी चाहिए थी, ये इस कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए थी, या बच्चों को नहीं देखनी चाहिए थी, ये R रेटेड में आनी चाहिए थी। तो उससे क्या हो गया कि अब उनके पास में ऑथराइजेशन हो गया कि वो री एग्जामिन कर सकते हैं कोई फिल्म को जो कि पहले उनके द्वारा क्लियर की जा चुकी है। Following fierce resistance, this provision has been omitted। अब बहुत ज़्यादा तीव्र विरोध हुआ इस बात का, ठीक है, तो इसलिए ये प्रावधान तो हटा दिया गया। The 10-year validity of censor board certificates has been modified to perpetuity। अब क्या हुआ कि इनके लिए पहले मैंने बताया जैसे 5 साल का था, तो इसमें था 10 साल का वैलिडिटी था लाइसेंस, कि कोई भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड अगर फिल्म है तो 10 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद उनको दोबारा से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर दोबारा से जांच करवानी पड़ेगी, कुछ होगा प्रोविजन। तो यहाँ पे बोला कि अब वो 10 साल से हटा के लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। इट मार्क्स द एंड ऑफ रिविजनरी पावर्स, जिसकी वजह से दोबारा रिवाइज करने का जो पावर है उसका खात्मा हो चुका है। जो पहले इन्होंने प्रावधान डाला ना कि आप रिवाइज कर सकते हो, तो वो उसके लिए लिमिट कितनी थी? 10 साल थी कि 10 साल के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अब वो प्रावधान ही खत्म हो गया, अब तो वो अनंत काल के लिए वो फिल्म सर्टिफाई हो गई, एक बार तो वो हो गई। कर्बिंग डिजिटल पायरेसी ऑफ फिल्म्स रिमेन्स अ चैलेंज। अब ठीक है, हमने बोल दिया कि हॉल से आपने किया और चीज़ें करी, कॉपी कर लिया, वो चीज़ें ठीक है हो जाएगी, लेकिन डिजिटल पायरेसी को रोकना ये अभी भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा चैलेंज है। Illicit copying and unauthorized downloading of content are rampant in the country। अब बोल रहे हैं कि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड करना, ठीक है, या फिर
अनियंत्रित मतलब बहुत ज़्यादा डाउनलोड करना, अनऑथराइज डाउनलोड करना, ये सब चीज़ें क्या है, ये अनकंट्रोलेबल है हमारे देश में, ठीक है। टैकलिंग द प्रॉब्लम एट इट्स ओरिजिन इज द की फॉर फिल्म इंडस्ट्री। अब इस प्रॉब्लम को एकदम ओरिजिन पे, जहाँ से प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है, वहीं पे अगर हम पकड़ ले तो ये हमारे लिए मुख्य समाधान होगा, एक की होगा इस प्रॉब्लम की, समस्या की समाधान के तौर पे। As is understanding the reason behind the inclination towards piracy। और इसी कड़ी में दूसरा चीज क्या है कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग पायरेसी की तरफ इतना झुकाव रखते क्यों हैं, पायरेटेड मूवीज देखने के लिए तत्पर क्यों रहते हैं। तो उसका क्या है रीजन? स्टडीज इंडिकेट दैट इट्स अ बिहेवियरल ट्रेट। बोल रहे हैं स्टडीज से पाया गया कि ये भाई किसी के व्यवहारिक विशेषता है, कुछ लोगों को पसंद आता है ऐसा काम करना कि जो गैर कानूनी है हमें वही कानून तोड़ने में ही मजा आता है, या फिर जो गैर कानूनी है जिसके लिए सरकार मना करती है वही करने में मजा आता है, ठीक है। इवन एज द कॉस्ट फैक्टर प्लेज अ बिग रोल। हालांकि कॉस्ट फैक्टर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, पर कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि इस बेसिक तौर पे बिहेवियरल ट्रेट है। अ प्लॉजिबल सोल्यूशन इज ऑफरिंग लीगल कंटेंट at reasonable prices rendering piracy unappealing। बोल रहे हैं कि एक बड़ा ही अच्छा जो सोल्यूशन होगा, है ना, उचित सोल्यूशन होगा, वो ये होगा कि हम क्या करें, जो लीगल कंटेंट है वो कम दामों पे बेचे। अब 700 रुपए की टिकट है, किसी बंदे के जो कोई गरीब फैमिली का पर्सन है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, हम कोशिश करें कि वो 700 रुपए की टिकट का थोड़े और कम दाम में हो पाए, ठीक है, या फिर उनके लिए अलग सेक्शन बनाया जाए। अब पहले क्या होता था, थिएटर्स होते थे तो उसमें ना बहुत कम रेट्स में टिकट्स मिल जाती थी, 10-10, 20-20 रुपए में मिल जाती थी। अब अगर महंगाई को भी काउंटर करें तो हो सकता है आज की डेट में 50, 60, 100 रुपए में मिल जाती हो, लेकिन अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, मॉल्स हैं, तो इनमें क्या है, इनमें प्राइजेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो वो चीज को बोला कि अगर हमने लीगल कंटेंट को रीजनेबल प्राइस पे दिया जाए तो फिर वो बेटर सोल्यूशन होगा, और इससे लोगों को जो पायरेसी है वो अनअपीलिंग लगेगी, यानी कि अनाकर्षक लगेगी, राइट। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल। यानी कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑब्जेक्टिव बताता है, यानी कि मुख्य मंशा बताता है सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023 का। तो क्या है इसका मुख्य मंशा, क्या है कि भाई पायरेसी वाले समस्या को समाधान निकाला जाए और उसके लिए पेनल्टीज और पनिशमेंट्स लगाई जाएं, ठीक है। टू सपोर्ट द सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिल्म्स, कि फिल्म्स की सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करना, तो ऐसा तो नहीं है। टू इंश्योर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ फिल्म कंटेंट ऑन इंटरनेट, कि इंटरनेट पे क्या कंटेंट जाएगा उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाना, ऐसा भी नहीं है। टू एड्रेस फिल्म पायरेसी बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, तो बोल रहे हैं कि इन पायरेसी को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई या सख्त पेनल्टी सिस्टम लागू करना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द ऑथर्स सेंटिमेंट टुवर्ड्स द सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई उसके अनुसार ऑथर क्या समझते हैं, उनकी क्या भावना है इस बिल के प्रति। तो भाई उन्होंने बोला है कि अच्छा बिल है और ऐसे किया जाए तो सही रहेगा, और पर देखने वाली बात ये होगी थोड़ी कि वो लागू कैसे होता है, बाकी तो सब अच्छा ही है अभी, राइट। तो उन्होंने इसको सपोर्ट जताया है, ऑप्शन बी सपोर्टिव इज करेक्ट। हाउ डज द ऑथर सजेस्ट द फिल्म इंडस्ट्री माइट कर्ब द इशू ऑफ डिजिटल पायरेसी। ऑथर के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में डिजिटल पायरेसी को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो भाई उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में ही उसको पकड़ लेना चाहिए, जिसके लिए क्या किया जाए, हमने पकड़ा कि भाई जड़ क्या है, जड़ ये है कि वो बहुत महंगी कॉस्ट पे मिलता है फिल्म्स, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसकी कॉस्ट प्राइजेस कम कर दे, रीजनेबल प्राइस रखें, राइट। बाय इंक्रीजिंग एज रेटिंग्स ऑफ फॉर मूवीज,
कि भाई एज रेटिंग्स बढ़ा दी जाए, इससे वो कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बाय री एग्जामिनिंग फिल्म्स दैट हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड बाय द CBFC, तो उसका कोई पर्पस नहीं रहता, क्योंकि अगर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी तो लोगों ने देख चुकी है वो फिल्म, वो वापस उसको देखने भी नहीं वाले, राइट। और नई जनरेशन आएगी, वो शायद नई फिल्म्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, तो उस चीज में टाइम वेस्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग, गुड आइडिया, ठीक है। तो इसको और वैसे भी उन्होंने खारिज करा, वो 2021 वाले प्रावधान में लाया गया था, बिल अमेंडमेंट बिल में लाया गया था, और उसको इन्होंने प्रावधान को ही हटा दिया, राइट। बाय ऑफरिंग लीगल कंटेंट एट रीजनेबल प्राइजेस, यानी कि सस्ते दामों पे रीजनेबल प्राइजेस में हमें लीगल कंटेंट अगर मिल जाए तो हम पायरेसी करेंगे ही क्यों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following statements best summarizes the author's position on the changes made to the bill related to Central Board of Film Certification? यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में जो चेंजेस लाए गए थे उसके लिए ऑथर का क्या नजरिया है, क्या उनका स्टैंस है। तो क्या चेंजेस लाए गए थे? सबसे पहले तो उन्होंने 3 नई एज कैटेगरीज डाली थी, राइट। और 2021 में अभी तो ये हम की अभी की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सिर्फ यही था कि नई एज कैटेगरीज डाली गई थी उनके लिए, और वो रिकमेंडेटरी थी। The bill's introduction of new age ratings makes films viewing restrictive for youth, कि युवाओं के लिए वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, वो युवाओं के लिए रिस्ट्रिक्टिव नहीं होएगी, लेकिन उसमें एज रेटिंग का जो कैटेगरी है वो क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा, और पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल मिल जाएगा कि भाई अच्छा स्टार्टिंग में कि अच्छा ये इस तरीके की फिल्में हमें अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, वो समझ पाएंगे। The bill has made significant strides in curbing digital piracy. डिजिटल पायरेसी को रोकने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा तरीके मतलब काफ़ी अच्छे तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो अभी ये कहना पॉसिबल नहीं होगा, ये जल्दबाजी होगी, उनका ये ओपिनियन नहीं था जो चेंजेस किए गए हैं उसके लिए, right? The 2021 version of the bill was more effective in managing film certifications. बोल रहे हैं 2021 वाला जो वर्जन था वो ज़्यादा इफेक्टिव था फिल्म सर्टिफिकेशंस को मैनेज करने के लिए। तो ये गलत है, मतलब हो सकता है कुछ चीज़ों में ज़्यादा कारगर हो, पर अगर वो कारगर होता तो ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें कुछ प्रोविजंस थे जिनके अगेंस्ट में पूरी की पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी जो है वो अगेंस्ट हो गई थी और काफ़ी बवाल हो रहा था, तो उसको हटाने के लिए ही ये अमेंडमेंट लाया गया है। The bill has evolved, focusing on clearer age rating categorization and relinquishing its control over already cleared films. यानी कि ये बिल जो है अब इवॉल्व हो चुका है, जिसमें क्या किया कि अब ज़्यादा फोकस किसके ऊपर दे रहा है, ये ज़्यादा फोकस दे रहा है कैटेगराइजेशन के ऊपर। एज कैटेगरीज इसने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दी हैं, ज़्यादा कैटेगरीज मिल गई हैं अब। तो इससे क्या हुआ, ये इससे पेरेंट्स को गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई आप ये फिल्म दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, वो आपके हाथ में। इसके अलावा इसने सेंटर को जो CBFC को री एग्जामिन करने के लिए बोला गया था, उस वाले प्रावधान को इसने हटा दिया है, ठीक है। तो यानी कि CBFC का जो कंट्रोल है वो ऑलरेडी क्लियर्ड फिल्म से अब वो हट चुका है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What tone does the passage predominantly convey about the Cinematographer Amendment Bill 2023? इस बिल के बारे में पैसेज में क्या बात कन्वे की जा रही है, ठीक है, प्रमुख तौर पे क्या इसका टोन रहा। तो इसका टोन डिसमिसिव था, न्यूट्रल था, प्रेज था या स्केप्टिकल था। तो उनका ये जो टोन था वो न्यूट्रल था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है आपने बना दी, अच्छा बिल है, देखने में अच्छा लग रहा है, बट आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? द बिल इंट्रोड्यूस 3 न्यू एज रेटिंग कैटेगरीज मेंट फॉर पेरेंटल गाइडेंस, ये तो करेक्ट है। द 2021 वर्जन ऑफ द बिल gave the center power to make the CBFC re-examine already cleared films. अब ये भी करेक्ट है, उनके पास ये पावर थी कि वो दोबारा से री-एग्जामिन कर सके। The bill claims that high costs are the sole reason behind the inclination towards piracy. ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि behavioral traits भी हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो चीजें हैं होती हैं, बट एक मुख्य कारण ये भी है, ठीक है। तो केवल ये नहीं है, सोल रीजन नहीं है,
right? So option C is incorrect, so option C is correct. The statement is incorrect, so option C is correct. The 10-year validity of censor board certificates has been changed to permit, ये तो correct है, ठीक है. Select the most appropriate option to fill in the blank. She could easily eat the dash biryani by herself. अब वो आराम से by herself अपने आप खा सकती, खुद ही अकेली खा सकती है. तो अकेली खा सकती है ना, कि सारी की सारी बिरयानी अकेली खा सकती है, राइट. तो क्या होता है, होल. अब यहाँ पे देखो ये सारे होमोनिम है. सबसे फर्स्ट है हॉल. हॉल का मतलब होता है किसी को ड्रैग करना या पुल करना, ठीक है, फोर्सफुली या जोर लगा के पावर से ड्रैग या पुल करना. सेकंड है होल. होल मतलब कंप्लीट, पूरा का पूरा, ठीक है. तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी बिरयानी की बात कर रही है, कंप्लीट बिरयानी की बात कर रही है, तो होल करेक्ट है. हॉल, हॉल होता है बड़ा सा जो एक एरिया होता है ना बिल्डिंग के अंदर, हॉल होता है, ऑडिटोरियम होता है, उसको बोला जाता है हॉल, ठीक है. और होल मतलब छेद, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी होल इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. डर्थ. डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना. एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल मतलब किसी चीज को मान लेना, माना जा सकता है, जिस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है वो होता है एक्सेप्टेबल. अब एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता. यहाँ पे एक्सेप्टेबल के स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट हैं. एक्सेप्टेबल के स्पेलिंग होते हैं ACCEPTABLE, ठीक है, एक्सेप्टेबल. करप्ट. करप्ट मतलब होता है जो सही से काम ना करता हो, रिश्वतखोर हो. और बेयरली. बेयरली मतलब बड़ी ही मुश्किल से. तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सेप्टेबल इज करेक्ट. अब यहाँ पे हमें बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस. उस जगह को बोला जाता है हैंगर, ठीक है. अब देखो ये भी हैंगर है, ये भी हैंगर है. तो ये वाला हैंगर होता है जो कपड़े टांगते हैं ना, इस तरीके का ट्रायंगुलर कुछ ऑब्जेक्ट होता है. कई बार प्लास्टिक का होता है, कई बार लोहे का, अलग अलग मटेरियल का, लकड़ी का, राइट. तो इसको बोला जाता है हैंगर. जिसके ऊपर क्लोथ्स टांगते हैं उसको बोला जाता है हैंगर. और ये हैंगर है वो जगह जहां पे एयरप्लेन्स को रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. सफिशिएंट. सफिशिएंट की स्पेलिंग देखो ध्यान से. SUFFICIENT. सफिशिएंट मतलब काफी मात्रा में, भरपूर मात्रा में, काफी मात्रा में, जितना चाहिए उतना है, सफिशिएंट है. तो CIENT ये होता है. सिरप. सिरप मतलब कोई लिक्विड सा, स्वीट सा लिक्विड, ठीक है, जो कि फ्रूट्स वगैरह से निकाल के बनाया जाता है. स्वीट होता है, केक बेकिंग में यूज किया जाता है, या फिर पैनकेक्स वगैरह में बना के ऊपर चॉकलेट सिरप लिया जाता है, डाला जाता है. सुपीरियर मतलब उच्च अधिकारी, ऊंचे पद का अधिकारी. और श्रबरी. श्रबरी मतलब कि श्रब्स क्या होती हैं, झाड़ियां, राइट. तो श्रबरी मतलब झाड़ियों से रिलेटेड, की बड़ी सारी झाड़ियां एक साथ हैं, वो होता है श्रबरी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी जी जो है वो मेरे साथ जाया करती थी हमेशा स्कूल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल के साथ में अटैच था. तो इसका मतलब ये हो कि वो स्कूल चला जाता होगा, दादी टेम्पल चली जाती होंगी, राइट. When we both finished we would be back together. अब बोल रहे कि जब हम दोनों चले जाते थे तो हम क्या करते थे, साथ में वापस आते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. बोले कि जब बच्चे क्या करते थे, बाहर वेरांडा में लाइंस में, दोनों तरफ लाइंस में बैठे होते थे और अल्फाबेट्स बोल रहे होते थे या फिर प्रेयर्स बोल रहे होते थे. उस टाइम पे मेरी दादी माँ क्या करते थे, वो मंदिर के अंदर में स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे होते थे, यानी कि जैसे चालीसा वगैरह पढ़ रहे होंगे या कुछ पढ़ रहे होंगे, धार्मिक ग्रंथ. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स. जो प्रीस्ट हैं वो हमें अल्फाबेट्स या मॉर्निंग प्रेयर्स बता रहे होते थे. तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि वो कोई व्यक्ति अपनी दादी माँ के साथ में अपने पुराने बिताए हुए दिनों को याद करे कि मैं और मेरी दादी माँ एक साथ स्कूल जाते थे. और क्यों जाते थे स्कूल, कि वो टेम्पल के साथ अटैच था, ठीक है. अब वहां पे क्या होता था कि वो जो प्रीस्ट थे वो उनको अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे, राइट. इसके बाद में क्या आएगा कि जब
वो लोग बच्चे बाहर रोज में बैठ के, बरांडा में रोज में बैठ के प्रेयर्स या फिर अल्फाबेट सीख रहे होते थे, तो उस टाइम उनकी दादी क्या कर रही होती थी, वो अंदर स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी, ठीक है। और जब दोनों ही अपना अपना काम फिनिश कर लेते, यानी कि वो अल्फाबेट पढ़ के खत्म कर लेते थे, अपनी पढ़ाई करके खत्म कर लेते थे, और दादी अपने ग्रंथ पढ़ के खत्म कर लेते थे, तो दोनों क्या करते थे, साथ में स्कूल से वापस आते थे, यानी कि PSRQ, ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। He later tried to franchise his restaurant. अब he later, बाद में, तो इससे पहले वाली बात तो हुई होगी ना, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग disappointed numerous times in his life. अब ये हमें पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनका जिक्र किया जा रहा है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, राइट। तो उनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है उसमें क्या है, वो बहुत बार निराश हुए, निराशा उनके हाथ लगी इन हिज लाइफ, एंड स्टिल मेकिंग हिज एम्बिशन कम ट्रू लेट इन लाइफ इज ट्रूली मोटिवेटिंग। और बहुत बार निराशा हाथ लगने के बाद भी अपनी जिंदगी में बाद में, काफी बाद में, उनको जो उनका सही एम्बिशन था वो हासिल कर पाए वो, और ये कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, राइट। He began selling chicken at the age of 40, but his dream of opening a restaurant was repeatedly denied owing to conflicts and wars. बोल रहे हैं कि उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन सेल करना स्टार्ट किया, लेकिन उनका जो ड्रीम था कि वो रेस्टोरेंट खोलें, वो बार बार रद्द हो जा रहा था, डिनाई कर दिया जा रहा था, क्योंकि बार बार कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या वॉर्स हो रहे थे। He is 7th grade dropout who tried many things in life but found them bitter. वो 7th grade यानी कि 7वीं क्लास तक पढ़े हुए ड्रॉप आउट थे, क्योंकि, और जिन्होंने बहुत सारे चीजें, डिफरेंट चीजें ट्राई करी, डिफरेंट बिजनेस या जॉब्स ट्राई करी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन सबसे उनको निराशा ही हाथ लगी। तो अब जब हमने शुरुआत करी उनके बारे में, तो उसके बाद हम उनके बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे कि वो 7th ग्रेड के ड्रॉप आउट थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें करी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। फिर बाद में 40 की दशक में उन्होंने, 40 की उम्र में उन्होंने क्या किया, चिकन बेचना स्टार्ट किया, और वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, ठीक है, जो कि बार बार बंद हो जाता था। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने एक फ्रेंचाइज भी खोलनी चाहिए इस रेस्टोरेंट की, राइट। तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन बन गया BDCA। अब बी से 1 2 3 सारे बी से ही हैं, BD नहीं आ रहा, BDCA, ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर, अगेन कोहेरेंट पैराग्राफ को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। इन शेक्सपियर्स हैंड्स इंग्लिश ड्रामा। अब ये समझ में आ रहा है कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, राइट। तो स्टार्ट यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। दैट फर्स्ट शोन फोर्थ इन हिज अर्ली हिस्ट्री ईयर्स, यानी कि जो सबसे पहले उभर कर, निखर कर या चमके, वो कब चमके, जब अर्ली हिस्ट्री के प्लेस वो करते थे उस टाइम पे। विलियम शेक्सपियर is considered as the greatest dramatist and poet of English language. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हम विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, और उनको इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महान, सबसे ग्रेट जो है पोएट और ड्रामेटिस्ट यानी कि जो संवाद लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, वो माना जाता है, राइट। अचीव्ड मैचलेस ब्रिलियंस, और उन्होंने बहुत ही ऐसी ब्रिलियंस हासिल कर ली थी जो किसी से भी मैच नहीं कर सकती। चलिए देखिए, सी जो हमारा है ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमें पता चल गया, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो इसके बाद में अब अपने ऑप्शंस को पे देखिए कि सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है जहां पे सी पहले है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा। आगे चल के देखते हैं। इन शेक्सपियर्स हैंड्स इंग्लिश ड्रामा, फिर शेक्सपियर के हाथों में जो इंग्लिश ड्रामा लिखा गया, हाथों द्वारा लिखा गया, वो क्या था, उसने मैचलेस ब्रिलियंस हासिल करा। दैट फर्स्ट शोन फोर्थ इन हिज अर्ली हिस्ट्री प्लेस, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा ब्रिलियंट आइडियाज थे या ब्रिलियंट डायलॉग्स थे, किसी तरीके का ब्रिलियंस था जो कि दोबारा कभी मैच नहीं किया जा सकता। और ये चीज सबसे पहली बार सामने कब आई, सबसे पहली बार चमक के कब आई, उनके शुरुआती हिस्ट्री प्लेस में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिसंबर एंड एंड्स मार्च, अर्ली मार्च। अब ये समझ में आ रहा है कि एंड्स अर्ली मार्च बोला जा रहा है, यानी कि कहीं पर शुरुआत भी हुई होगी, राइट।
आर बोथ इवेंट्स एज डाइवर्स एंड स्वीट एंड स्टूपिड एज लाइफ इटसेल्फ। ये दोनों ही इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा विविध हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड स्टूपिड हैं, जैसे कि ज़िंदगी खुद है। इन 1960s, American artist Claes Oldenburg said, "I am for an art that takes its form from the lines of life itself." यानी कि मैं ऐसी आर्ट के लिए जीता हूँ या मैं ऐसी आर्ट के लिए बना हुआ हूँ जो अपनी जो फॉर्म है वो कहाँ से लेती है, लाइफ से, जिंदगी से लेती है। That twists and extends and spits and drips and is heavy and coarse and blunt and sweet and stupid as life it is itself। यानी कि जो कि ट्विस्टेड है, एक्सटेंडेड है, जैसी हमारी जिंदगी है ना, उलझी हुई सी, कोई नॉर्मल पेस पे चलती नहीं है, कभी बहुत खुशियाँ, कभी बहुत गम, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन, कभी कोई टेंशन नहीं। तो उसी तरीके से वो हमारी ज़िंदगी के बेसिस से बनी हुई है, जैसे कि ज़िंदगी है वैसे ही आर्ट फॉर्म मैं करता हूँ। The Indian Art Fair in Delhi, scheduled for mid-February, and the Kochi Biennale, which began late। बोल रहे हैं इंडियन आर्ट फेयर जो दिल्ली में हुआ वो मिड फरवरी के लिए शेड्यूल था, और कोची बिनाले जो है वो लेट शुरू हुआ। टू मेजर आर्ट इवेंट्स इन इंडिया एंडोर्स ऑल्डनबर्ग्स व्यू ऑफ आर्ट। ये दोनों ही जो आर्ट इवेंट्स हुए, इसमें ऑल्डनबर्ग के जो आर्ट फॉर्म्स थे या उनके नजरिया था आर्ट का, वो यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा, क्यू स्टेटमेंट, कि 1960 के दशक में एक अमेरिकन आर्टिस्ट थे जिनका नाम था ये, और उनकी ये विचारधारा थी। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा कि इंडिया के दो बड़े आर्ट फॉर्म्स थे या आर्ट इवेंट्स थे जिनमें उनकी इसी विचारधारा को प्रमोट किया गया, एंडोर्स किया गया। तो ये गया सेकेंड। अब ये कौन कौन से थे, ये थे इंडियन आर्ट फेयर जो दिल्ली में हुआ जो कि मिड फरवरी में था, और दूसरा था कोंजी बेनाले विच बिगैन लेट इन दिसंबर, यानी कि जो लेट शुरू हुआ दिसंबर में एंड एंड्स अर्ली मार्च। आर बोथ इवेंट्स एज डाइवर्स एंड स्वीट एंड स्टूपिड एज लाइफ इज। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, यानी कि हमारा अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है क्यू एस, फिर आ गया आर आर पी, क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The driver very subtly dash the traffic violation he committed। अब ड्राइवर ने बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही स्मूथली क्या किया, जो ट्रैफिक वायलेशन उसने किए थे उनको क्या करा, आयरन आउट करा। आयरन आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब है जो भी आपने चीज करी है उसको सही, आपसे कोई गलती होगी आपने उसको स्मूथ कर दिया, राइट। प्रेस आपसे नोट है वो थोड़ा सा खराब हो गया, पेपर आपसे फोल्ड हो गया, क्रश हो गया, तो आपने प्रेस से उसको क्या करा, आयरन आउट कर दिया, यानी कि उसके रिंकल्स हटाने की कोशिश कर दी, जो भी गलती हुई थी उसको मिटाने की कोशिश कर दी, राइट। तो उसने जो भी वहां पे ट्रैफिक वायलेशन किया था उसको स्मूथली, बड़े ही स्मूथली उसने आयरन आउट कर दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Colonialism had a great impact on the lives of Aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites with all power and privilege। अब colonialism क्या था, जब कॉलोनीज बनाई गई थी पोर्चुगीज द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा, यूरोपियन, बेसिकली यूरोपियन कुछ कंट्रीज थी उनके द्वारा, ठीक है। तो कॉलोनीज बनाई गई तो उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, जो ओरिजिनल, जो नेटिव हैं, ठीक है, इंडिजिनस लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके ऊपर, जिनको फिर अंततः क्या हुआ, डैश बाय द वाइट्स विद ऑल पावर, जिनको अंततः वाइट्स यानी कि अंग्रेजों द्वारा कुछ किया गया, सारी पावर या प्रिविलेज के साथ में कुछ किया गया। The colonizers turned their land into rubbish pits and dash sites for their own betterment। यानी कि कॉलोनाइजर्स ने क्या करा, उनकी जो जमीनें थी उनको रबिश पिट्स यानी कि डस्टबिन के तौर पे या फिर गंद फैलाने वाली जगह के तौर पे इस्तेमाल किया, एंड डैश साइट्स, और दूसरा कुछ वर्ड है वो कैसी साइट्स बनाई गई वो बताते हैं आगे, ठीक है, फॉर देयर, ताकि उनकी भलाई के लिए। द एबोरिजिनीज were often dashed as some humans with low status and dirty habits।
ये तो उनका रहा ही है, वो जहाँ कहीं भी जाते थे उनको वो खुद को सुपीरियर और दूसरों को ऐसा समझते थे कि ये उनको वो गंदे लोग, इनह्यूमन लोग जिनको खाने पीने का तरीका नहीं, ऐसा समझते थे, लो स्टेटस वाले समझते थे। इंडियन लोगों को भी वो ऐसे ही समझते थे, अफ्रीकन्स को भी ऐसे ही समझते थे। तो ये तो उनकी वो शायद थिंकिंग ही ऐसी रही है, ठीक है। तो वहाँ के जो नेटिव थे, ऑस्ट्रेलिया के नेटिव थे, उनको इन ह्यूमन समझते थे, सब ह्यूमन समझते थे, लो स्टेटस वाला, डर्टी हैबिट्स वाला समझते थे, ठीक है। द वाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस द ट्राइब्स ऑफ देयर होमलैंड बट ऑल्सो डैश द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अब ये भी उन्होंने हर जगह किया। उन्होंने ना केवल वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उनको उनकी ज़मीनों से दरकिनार कर दिया, हटा दिया, बल्कि जो उनकी ज़मीनों की नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल बैलेंस था उसको भी ख़त्म कर दिया। An increase in deforestation and destruction of traditional land led dash like emu, eagle and kangaroo among many others to dwindle over time. अब ये क्या हुआ कि जो उन्होंने बढ़ती बार बार चीज़ों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में जो डिफॉरेस्टेशन किया, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करा या फिर ख़त्म, ट्रेडिशनल लैंड का जो यूज़ है उसको ख़त्म करा, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो प्रजातियां हैं जैसे कि ईमू, ईगल और कैंगरू, इन जैसे जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो खत्म होने की कगार पे, यानी कि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ड्विंडल मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई, डिमिनिश हो गई ओवर टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ में कम हो गई। फर्स्ट है, colonialism had great impact on the lives of aboriginal Australians who were eventually dashed by the whites with all power, who were caught यानी कि पकड़े गए, अंडरस्टूड समझे गए, या फिर सब्जुगेटेड मतलब जिनको हमने डोमिनेशन या कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है, उनको हमने कॉन्कर करने की कोशिश करी, तो उनको बाद में हार पार के सब्जुगेट कर दिया गया, यानी कि कॉन्कर कर लिया गया। और रेज मतलब उठाना, किसी का उत्थान करना, तो यहाँ पे उत्थान तो किया नहीं उन्होंने, सही सी तरीके में सबको कोलोनाइज कर दिया था, यानी कि उनको अपना स्लेव बना लिया था। Colonizers turned their land into rubbish pits and dash sites for their own betterment. Dating sites, construction sites, halting site या recreation site, तो उन्होंने construction sites बना दिया उनकी ज़मीनों को अपने भलाई के लिए, ठीक है। So option B is correct. The aborigines were often often treated, perceived, received, led, created, perceived यानी कि समझे जाते थे, ठीक है, माने जाते थे। So option B, perceived as subhumans with low status and dirty habits. The whites not only displaced the tribes of their homeland but also destroyed, ठीक है, तो खत्म कर दी ना उनकी ब्यूटी, तो डिस्ट्रॉयड देयर ब्यूटी, लैंड्स नेचुरल ब्यूटी, एंड इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड led fauna, pets, thugs, homies, अब फ्लोरा एंड फौना, फूल और जानवर ये बोला जाता है। तो फौना क्या होता है, जो जानवरों की प्रजातियां हैं उनकी बात करें तो लेट फौना लाइक ईमू, ईगल एंड कैंगरू, इनकी खत्म होने की कगार पे पहुंच गए, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ अलॉन्ग विद वोकैबुलरी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा और दो एडिटोरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, विद देयर हिंदी एक्सप्लेनेशन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्टडी मटेरियल आपको आपके मोबाइल ऐप पे एक क्लिक अवे मिल जाएगा और बहुत इजी एक्सेस हो जाएगा, राइट। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।